आप सभी से फिर से करबद्ध निवेदन है कि कोरोना से जुड़ी सभी सावधानियों का पालन करें, भीड़ से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहनें, हैंड वॉश और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, किसी भी प्रकार के अफवाह या नकारात्मक दुष्प्रचार से प्रभावित न हों। सभी से अपील है कि अपना वैक्सीन डोज अवश्य लगवाएं, स्वयं सुरक्षित हों और दूसरों को भी सुरक्षित करें। आशा और विश्वास बनाए रखें। हम सब मिलजुल कर बहुत जल्दी इस कोविड संकट से पार जरूर होंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय साहब। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि आज कोरोना की महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और कोरोना बीमारी से बचने का सबसे अच्छा इलाज सावधानी है। तो इसी विषय को लेकर हमने आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसका हमने टॉपिक दिया है शीर्षक कोरोना तीसरी लहर से सावधान, हमारे विशेषज्ञों के विचार है समाधान। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच में नामी गिरामी प्रख्यात चिकित्सा विशेषज्ञ कंसल्टेंट्स हमारे बीच में राइट साइड में उपस्थित हैं, मौजूद हैं, और हमारे लेफ्ट साइड में समाज सेवी ऐसे लोगों ने जिन्होंने कोरोना को से निजात दिलाने के लिए अग्रिम पंक्ति के कोरोना वॉरियर की भूमिका अदा। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं बताना चाहूंगा कि 31 दिसंबर 2019 यानी 2019 के वर्ष के आखिरी में कुछ एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जल थल और नभ पे अपना वर्चस्व स्थापित करने वाला इंसान एक छोटे से वायरस के उदय और प्रादुर्भाव के कारण अपने आप को हारता हुआ और ठगा सा महसूस करने लगा। ये था एक नया रेस्पिरेटरी वायरस, जो बाद में पता चला कि इसकी उत्पत्ति तो 55,000 करोड़ साल पहले हो चुकी थी, जब चमगादड़ों का प्रादुर्भाव हुआ था, उनका जन्म हुआ था। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि वायरस एक ऐसा विषाणु होता है, एक ऐसा बीमारी पैदा करने वाला ऑर्गेनिज्म होता है जो हजारों लाखों साल तक चुपचाप डोरमेंट पड़ा रहता है, लेकिन ह्यूमन पर तभी आक्रमण करता है जब ह्यूमन का शरीर, मानव का शरीर किसी न किसी रूप में उसकी इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। 7 जनवरी 2020 को चाइना ने इसको टेम्परेरी रूप से, अस्थायी रूप से इस वायरस को नाम दिया 2019 N4। बाद में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे नाम दिया SARS-CoV-2 और इससे होने वाली बीमारी को नाम दिया कोविड-19 डिसीज। ये डिसीज आखिर आई कैसे? पूरी दुनिया में 7 समंदर पार एक छोटा सा अदना सा अदृश्य वायरस कैसे पहुंच गया और पूरी दुनिया में एक साथ एक पहली लहर आ गई। फिर पूरी दुनिया में अचानक लहर शांत हो गई। कुछ दिनों बाद फिर हम देख रहे हैं फिर पूरी दुनिया में दूसरी लहर आ गई। अब तीसरी लहर का अंदेशा है। आखिर ये सब हुआ कैसे? क्या लक्षण है? इसकी शुरुआत कैसे हुई? इससे हम कैसे बचें? और तीसरी लहर की हमारी क्या तैयारियां हैं? क्या क्या हमने नई दवाइयां अभी इजाद की? क्या हमने सीख ली? और क्या हमने जो वैक्सीन इतनी जल्दी बनाई, जिसके लिए सारे वैज्ञानिक और रिसर्च जो स्कॉलर से बधाई के पात्र हैं, वो कितने प्रभावी हैं और कई लोग उसको लेकर भ्रांतियों से घिरे हुए हैं। इन सब पे आज हम विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे पास इस तरफ मेरे दाएं साइड में सारे प्रख्यात कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, जिनका मैं आपसे परिचय कराता हूं, और मेरे लेफ्ट साइड में शहर के नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के बल्कि पूरे देश के समाज सेवी लोगों का दल मौजूद है। आइए पहले हम इनसे परिचय कराते हैं। मेरे दाएं साइड में जो पहले नंबर बैठे हैं डॉक्टर अनिमेश चौधरी, आप बालको मेडिकल सेंटर में आप मेडिकल कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर महेश सिन्हा, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हैं। सर, आपका अभिनंदन करते हैं। बीच में बैठे हैं प्रोफेसर डॉक्टर नितिन नागरकर, जो रायपुर और भोपाल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के मेडिकल डायरेक्टर हैं, और आज दोनों एम्स ने कितनी ऊंचाइयों को छुआ है उससे आप सभी लोग अवगत हैं। सर, आपका हम स्वागत करते हैं। नागरकर सर के बाजू में बैठे हैं प्रोफेसर डॉक्टर विष्णु दत्त, और आप चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के अधिष्ठाता डीन हैं। सर, आपका हम स्वागत करते हैं। और हमारे साथ बैठे हैं
डॉक्टर अनिल जैन जो प्रसिद्ध ईएनटी विशेषज्ञ हैं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पास्ट प्रेसिडेंट है रायपुर ब्रांच के। आपका हम डॉक्टर साहब स्वागत करते हैं। हमारे बाएं साइड में जो महानुभाव बैठे हैं उनसे आइए आपका परिचय करा दूं। सबसे पहले हैं डॉक्टर राजेंद्र जग्गी जी, आप कार्यकारिणी सदस्य छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। राजेंद्र जग्गी जी, आपका हमें स्टूडियो में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बाजू में जो बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अमर पारवानी जी हैं जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है कैड के और प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। अमर भाई, आपका हार्दिक अभिनंदन हमारे स्टूडियो में। फिर आपके बाजू में बैठे हैं श्रीनिवास रेड्डी जी जो कि अध्यक्ष हैं थोक सब्जी मंडी और चैम्बर के उपाध्यक्ष हैं। श्रीनिवास जी, आपका हार्दिक अभिनंदन हमारे स्टूडियो में। बाजू में धनेश मटलानी जी हैं जो बढ़ते कदम के अध्यक्ष हैं और बंटी जुगनानी जी आपके बाजू में बैठे हैं जो कि महासचिव बढ़ते कदम के हैं। बंटी जी, आपका भी हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। और सबसे पहला सवाल बिना किसी आगे की भूमिका से मैं डॉक्टर अनिवेश चौधरी से पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब आप बताएं कि कोविड कैसे आया, इसके सिम्टम्स क्या हैं और ये किस तरह से फैलता है। कोविड जिसको अब SARS-2 बोला जाता है, जैसा कि आपने बताया सर कि कोविड पहले से ही इस दुनिया में मौजूद था और हर वायरस में एक म्यूटेशन होता है। जैसे अब हम आगे चर्चा करेंगे इस बारे में कि स्ट्रेन होते हैं, वेरिएंट्स होते हैं। जब कोई वायरस अपना स्ट्रेन चेंज करता है तो उसके कुछ लक्षण बदल जाते हैं और मानव शरीर जो होता है उसको पता नहीं कर पाता और वही बीमारियां होने लग जाती हैं। SARS-1 जब हुआ था तब भी एक रेस्पिरेटरी इलनेस हुई थी और SARS-2 कोविड-19 जब आया तब भी रेस्पिरेटरी इलनेस हुई। इसका उद्गम अभी में नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या था, बहुत सारे कयास लगाए गए हैं पर सही मायने में हमें कोविड SARS-1 का उद्गम भी अभी तक नहीं पता लग पाया जो 10 साल पुरानी बीमारी हो चुकी है। लक्षण में किसी भी सामान्य वायरस बीमारी के जैसे इसमें एसिम्प्टोमेटिक यानी लक्षणहीन से लेकर सीवियर लक्षण तक हो सकते हैं। जैसे कि लक्षणहीन हमने देखा कई मरीज अपने आप ठीक हो गए या आपके परिवार में किसी को कोविड हुआ और बाकी लोगों को कोविड पॉजिटिव आया पर उनको कोई लक्षण नहीं था, तो ये हो गया एसिम्प्टोमेटिक। इसके अलावा लक्षण आते हैं सामान्य लक्षण, असामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण में जो आप अभी वायरस जो फैला हुआ है आप उसको देख सकते हैं, हाथ पांव का दर्द होना, खांसी आना, गले की खराश होना, बुखार आना या बुखार जैसा लगना, हरारत होना, मैलाइस होना, बदन दर्द होना, शरीर भारी लगना। इसके अलावा आप देख सकते हैं बहुत तेज बुखार होना जिसमें कई बार लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत पड़ जाती है, शरीर में पानी में कमी होना, डिहाइड्रेशन होना, या कोविड में या किसी भी रेस्पिरेटरी इलनेस में जो सीवियर बीमारी होती है उसमें होता है निमोनिया होना जिसमें आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा और आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। सबसे बड़ी दिक्कत आई कोविड-19 में एसिम्प्टोमेटिक हाइपोक्सिया का होना या हैप्पी हाइपोक्सिया का होना। आपके शरीर में निमोनिया होता था, आपका लंग 50% से लेकर 90% तक इन्वॉल्व हो जाता था और उसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि आपको कोई लक्षण नहीं आते थे। जब तक लक्षण आते थे उसमें 2 या 3 दिन पहले ही आपका शरीर में लंग इन्वॉल्व हो चुका रहता था। तो इसके लिए देखा गया सिंपल से आप ऑक्सीजन चेक करते रहिए और ऑक्सीजन लेवल अगर आपका 90% से कम आ रहा है सामान्य हवा में या रूम एयर में तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। तो एसिम्प्टोमेटिक होना या माइल्ड केसेस जो थे उसको आप घर में ठीक कर सकते हैं सामान्य वायरल फीवर से कुछ ओरल मेडिकेशन से, पर यदि आपको ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो आपको हॉस्पिटलाइज होना था। असामान्य लक्षण में देखा गया कि पेट दर्द होना, डायरिया होना, ऐसे कुछ लक्षण थे जो कोविड के सामान्य लक्षणों के जैसे नहीं थे पर कोविड इनके साथ भी आया। इसके अलावा हमने देखा कि थक्के जम रहे हैं खून के, लोगों को हार्ट अटैक या और भी ऐसी बहुत सारी चीजें थी। तो सामान्य बीमारी या सामान्य लक्षण इंपॉर्टेंट नहीं थे, इंपॉर्टेंट था सीवियर बीमारी जिसमें आप बहुत एक छोटी सी चीज थी ऑक्सीजन चेक करना जिससे आप पकड़ सकते थे और अर्ली डायग्नोसिस वाज द की, अर्ली डायग्नोसिस इज द की। अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगी तो मृत्यु दर हमेशा कोविड की कम रहेगी। महेश सिन्हा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा और कौन कौन से अंग हैं जो कोविड डिसीज में प्रभावित हो सकते हैं और ये कोरोना वायरस फैलता कैसे एक से दूसरे व्यक्ति में। सर, इसका जो एंट्री पॉइंट था वो मोस्टली जैसे हमारे नाक और मुंह है और कुछ ये भी पाया गया कि आंखों के द्वारा भी ये शरीर में प्रवेश कर सकता है। जहाँ तक प्रभावित होने वाले अंगों की बात है, इसने शरीर के लगभग हर अंग को प्रभावित किया है। ऐसा कोई सिस्टम या कोई अंग नहीं बचा जिसको प्रभावित नहीं किया। लेकिन क्योंकि इसका पहला एंट्री पॉइंट नाक था तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव हुआ है इसका रेस्पिरेटरी या जो श्वसन सिस्टम है उस पर हुआ है। लेकिन साथ में इसने किडनी, हार्ट, हर अंग को प्रभावित किया है और इवन जो हमारा पाचन तंत्र है उसको भी प्रभावित किया। तो इसमें जो डायरिया के सिम्टम आए वो भी, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं बची जिसको इसने प्रभावित नहीं किया। ऐसा देखा गया था कि जो पहली जो लहर आई थी उसमें थ्रोट सिम्टम्स ज्यादा थे
और जो दूसरी लहर आई उसमें लंग्स के सिम्टम और डायरिया का प्रेजेंटेशन ज्यादा था। इस बारे में सर आपका सुनना चाहूंगा विचार। इसमें देखिए जो गंभीरता आई है दूसरी लहर में, उसका मुख्य कारण ये माना गया कि पहले ये माना जा रहा था कि ये टच से ज्यादा फैलता है, ये आसपास संपर्क में आने से फैलता है। दूसरी लहर में एक चीज और है कि ये वातावरण से भी फैल रहा है, और जो नया वेरिएंट आ रहे हैं वो ज्यादा तेजी से फैलते हैं, इसलिए इसकी गंभीरता बढ़ी। तो क्या नया वेरिएंट जो आ रहा है वो ज्यादा खतरनाक मानते हैं? ज्यादा गंभीर हुए लोग, जैसे हम देखते हैं कि दूसरे दौर में ज्यादा मृत्यु हुई, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हुए, तो गंभीरता तो वाकई बढ़ी है। और जैसे ऑक्सीजन की भी जो रिक्वायरमेंट बढ़ी, पैनिक बढ़ा, वो दूसरी लहर में बढ़ा, पहली लहर में उतनी ज्यादा नहीं थी। क्या कोई ऐसा सबूत मिला है कि ये वायरस पानी में भी जीवित रह सकता है? वायरस ज्यादातर ऐसा है कि जब तक उसको कोई एक सबस्ट्रेट बोलते हैं उसको, जब तक नहीं मिलता तब तक ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहता। इसलिए जो पहले शुरू में कहा गया था कि जो सरफेस क्लीनिंग वगैरह है, उस पर से फिर ये कहा गया कि उस पर से ध्यान हट गया, उतना ज्यादा वो नहीं है कि उससे सरफेस से फैलेगा। दर्शकों, हमारी कोविड और ये आने वाली तीसरी लहर के अंदेशे पर ये गंभीर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। गाँव गवाई के संगी मन बेरा आगे झिझको झन, काजल टीका के सुरता कर लगे रहे सुर रक्षा बर। बेरी करो ना ताक में है सहल दस के गाँव में है, हम कमैया रोज कमाना बेकर से दिल टीका लगाना। घर परिवार बर टीका है सुरक्षा, पर बुधिया झन बन सोचते है अच्छा। अंधेरा है ये बैरी कहाँ गुजरी कौन बताही, कवच है भारी जो मन टीका लगवाही। एखरे ओखरे त्योति के अब नहीं सुनना है, मुखिया जी के संदेश बन गुन्ना है। दाई दीदी भैया जन हो हम देवो देरीला, टीका हवे लक्ष्मण रेखा बाहर रख है बेरीला। नहीं टीका टीका के आगू कोविड मर खप जाही, मेला मड़ाई के सुगर दिन्हा बहु के वापस आही। गाँव गवाई के संगी मन बेरा आगे झिझको झन, गाँव गवाई के संगी मन बेरा आगे झिझको झन। आप सभी से फिर से करबद्ध निवेदन है कि कोरोना से जुड़ी सभी सावधानियों का पालन करें, भीड़ से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, हैंड वॉश और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, किसी भी प्रकार के अफवाह या नकारात्मक दुष्प्रचार से प्रभावित न हो। सभी से अपील है कि अपना वैक्सीन डोज अवश्य लगवाएं, स्वयं सुरक्षित हों और दूसरों को भी सुरक्षित करें। आशा और विश्वास बनाए रखें, हम सब मिलजुल कर बहुत जल्दी इस कोविड संकट से पार जरूर होंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। हमने लगाया, आप भी लगाएं। जीत का टीका। प्रस्तुति जनसंपर्क संचालनालय। देखिए, JSPL में जागरूकता बहुत टॉप पे थी शुरू से ही, क्योंकि जिस दिन पहला लहर आई थी और प्लांट के ये थे कि 24 घंटे क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन होता है तो ये प्लांट चलेगा, यहाँ छुट्टी नहीं होगी, बंद नहीं होगा। तो जागरूकता बहुत ही गंभीर थी, लोगों ने गंभीरता से उसको लिया, सोशल डिस्टेंसिंग करी, सैनिटाइजेशंस किए, डेली थर्मल टेम्परेचर लिया जाता था उनका, और उनको जागरूक किया गया कि मास्क लगाएं वो, और नियत हाथ धोएं दिन में 10-15 बार जब भी कुछ टच करें। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा रहा हमारे यहाँ, और उसकी वजह से ये फ़ायदा मिला कि बहुत ही कम केसेस हुए हमारे यहाँ। इस ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार हमारे स्टूडियो में हार्दिक अभिनंदन है। आइए हम अपनी बात को, अपनी चर्चा को और अपने सवालों को आगे बढ़ाएं। नागरकर सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि डेफिनेट डायग्नोसिस इसकी कैसे करें, कैसे हमको पता चलेगा कि ये पेशेंट कोविड का कैरियर है, कोविड के सिम्टम है? क्योंकि जब भी हमारी ओपीडी मरीज आते हैं और मामूली सर्दी खांसी भी होती है तो बहुत से लोग रजिस्ट करते हैं कि हमको टेस्ट नहीं कराना, ऐसी सर्दी हमको होती रहती है, और कुछ लोग बहुत ही गंभीर स्थिति में आते हैं, वो छिपाते हैं। तो कौन से ऐसे डेफिनेटिव टेस्ट हैं जो आप रिकमेंड करेंगे कि जो हमको करना चाहिए? बिल्कुल, आपने एक ठीक सवाल पूछा, क्योंकि देखिए जैसे ये पैंडेमिक आया
तो हम जो सभी जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं ये अवेयर होने लग गए थे कि क्या इनके सिम्टम कॉम्प्लेक्स हैं, और एक हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन, एक क्लिनिकल सस्पिशन हम लेके चलते हैं। फिर वो चाहे सर्वेलेंस हो रहा था, जो लोग बाहर से विदेशों से आ रहे थे उनकी टेस्टिंग हो रही थी, या जिनमें लक्षण जिसका अभी जस्ट जिक्र किया डॉक्टर साहब ने, और डॉक्टर साहब ने भी जो बताया कि कौन कौन से ऐसे अलग अलग अंग हैं जो कि इन्वॉल्वमेंट हो जाती है आपके पास जैसे कोई टेस्ट करने आता है। तो आज भी जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो RT-PCR की टेस्ट है। इसमें नेजल स्वैब, नेजोफेरिंजियल स्वैब या ओरोफेरिंग से स्वाब लिया जाता है। ये टेस्ट को एक लेबर इंटेंसिव टेस्ट है, इसको RT-PCR की मशीन, उसकी अलग से लैब टेक्नीशियंस, माइक्रोबायोलॉजिस्ट सबकी ज़रूरत पड़ती है, मगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनकी लैब्स की संख्या भी सब जगह बढ़ गई। एक आध दिन भी इसका रिपोर्ट आ जाता है, लेकिन इसको थोड़ा टाइम टेकिंग जरूर है, लेकिन ये आज भी सबसे ज़्यादा रिलायबल टेस्ट वही है। इसके अलावा रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किया जाता है। इसका पॉजिटिव आने का मतलब है मोस्ट लाइकली पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव आने के बाद भी हो सकता है आपको कंफर्म करने के लिए फिर RT-PCR की टेस्ट करानी पड़ती है। अभी मैंने देखा, मैं विदेश यात्रा में गया था तो उन्होंने बहुत ज्यादा करीब 5,000 इंडियन करेंसी लेके बोला कि हम आपको RT-PCR से ज्यादा हम आपको मतलब रिलायबल रिपोर्ट दे देंगे। वो भी एक उन्होंने कहा कोई एंटीजन टेस्ट है। तो वो क्या है दर्शक जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आज जो भी लोग यहाँ से फ्लाई करके जा रहे हैं एयरपोर्ट पे वो लोग जो RT-PCR करा के नहीं लाए, क्योंकि RT-PCR कराने में एक समय लगता है 1 से 2 दिन रिपोर्ट आने में, और ये लोग 72 घंटे के अंदर की रिपोर्ट ही एक्सेप्ट करते हैं। तो लोग बोलते हैं कि कोई एंटीजन टेस्ट तुरंत करा लो, उसको परमिट कर देते हैं। तो वो कौन सा टेस्ट? एंटीजन टेस्ट बहुत सारे टेस्ट आ गए हैं, लेकिन अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड जो जितने भी WHO है, ICMR हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने, उन्होंने अभी तक RT-PCR की ही जो मेन रिपोर्ट को माना है। उसके बाद भी बहुत जगह जैसे आप कहते हैं कि पब्लिक स्पेसेस में जहां एंट्री पॉइंट्स पे एक क्विक अगर असेसमेंट करनी है तो काफी हद तक रिलायबल, लेकिन उससे भी अगर बेहतर टेस्ट है तो RT-PCR। सर ये RT-PCR में समय क्यों लगता है? दर्शक पूछते हैं कि कोई एंटीजन तो आप 5 मिनट बता देंगे और आप RT-PCR 1 दिन 2 दिन में रिपोर्ट आती थी, एक्चुअली वो समय क्यों लगता है? उसका समय इसलिए लगता है क्योंकि जब उसको सैंपल निकाला जाता है तो एक वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम के द्वारा उसको जब हम लैब में ले जाते हैं, उसके बाद उसमें से जो न्यूक्लिक एसिड का मटेरियल है वो निकालना पड़ता है, उसको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, फिर उसके मल्टीपल साइकिल्स होते हैं, उसके बाद उसकी रिपोर्ट जनरेट होती है। हमारे साथ आज की इस विशेष परिचर्चा में ऐसे समाज सेवी भी शामिल हैं जो एक आम आदमी की जिंदगी से बहुत अंदर तक जुड़े हुए हैं और तन मन धन से उनका जीवन संवारने में योगदान देते रहे। और अभी जो कोरोना की जो पहली लहर थी, दूसरी लहर थी, ये फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स बन के इन्होंने समाज की सेवा की, तो इनका अभिनंदन करते हुए अब मैं अमर परवानी जी से पूछना चाहूंगा कि पिछली 2 लहर में अमर भाई आपका क्या योगदान रहा है आप लोगों का, और उस योगदान से आप किस हद तक संतुष्ट? देखिए, पिछली 2 लहरों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जब फर्स्ट वेव आई थी तो पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन था, प्रदेश पूरा लॉकडाउन था, और जो उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था आपका सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए। तो हम लोग केंद्र से कोऑर्डिनेट करके, जैसे जो ट्रकें जहाँ थी वहीं रुक गई, किसमें दवाइयाँ थी, किसमें फ्रूट, किसमें सब्जी, किसमें अनाज, किसमें क्या, तो उसको कोऑर्डिनेट करके हम लोगों ने ई-वे बिल को उसको एक्सटेंड करवाया, डेट को, ट्रकों को विदाउट इंश्योरेंस को उनको मूवमेंट करने की इजाज़त मिली। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो था कि सप्लाई चेन को मेंटेन करना, और सप्लाई चेन बहुत अच्छे से मेंटेन हुआ कि कहीं पे भी किसी भी एसेंशियल गुड्स की शॉर्टेज नहीं हुई, चाहे दवाई की बात करें, चाहे सब्जी की बात करें, चाहे अनाज की बात करें। तो फर्स्ट वेव में जो था वो एक अलग प्रकार का चैलेंज था और एक अलग प्रकार का एक अनुभव हुआ कि क्या क्या शॉर्टेजेस हैं, कैसे हैं, और बहुत शॉर्ट टाइम में छत्तीसगढ़ में अपना जो मेडिकल का जो एक सेटअप था वो उन्होंने खड़ा कर दिया था, और जो बहुत अच्छे से फंक्शनिंग भी हुआ। और जब वेव 2 की बात करते हैं तो वेव 2 में पूरा रिवर्स हो गया, क्योंकि डेथ का रेशियो बहुत बढ़ गया था और हॉस्पिटल में बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो उस समय जो डिमांड थी वो अलग प्रकार का था कि हम लोगों से पूरे प्रदेश में जहाँ इकाइयों में कहीं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की डिमांड हो रही थी, कहीं पे आपका मास्क की है, कहीं पे है। और हम लोगों ने अगर दोनों वेव फर्स्ट और सेकंड देखें तो सबसे बड़ी भूमिका जो व्यापारियों ने निभाई पूरे छत्तीसगढ़ में, कि अपनी जान को जोखिम में डालते हुए उन्होंने दुकानें चालू रखी, और कितनी भी भीड़ थी या कैसी भी थी तो सब्जी वालों ने सब्जी दिए, फ्रूट वालों ने फल दिया, मेडिकल वाले
तो इतना परेशान थे। उसके बाद मेडिकल की दवाइयां उन्होंने सप्लाई चेन मेंटेन की है। डॉक्टर विष्णुदत्त कहते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, जानकारी बचाव है। इस महामारी से बचने के लिए आम जनता को किन किन बातों का पालन करना चाहिए? ये जरूरी है कि मैंने देखा कि लोग आज मास्क लगा रहे हैं लेकिन उनको अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं है। उनको लग रहा है कि ये वायरस कुछ नहीं है, सब ये लूटपाट का मामला है। और मैंने देखा एक हमारा भाई कल फ्लाइट में आके चिल्ला रहा था बार बार एयर होस्टेस के ऊपर, मास्क मैंने गले में लटकाया तो है, आपको जितना फाइन करना है करिए, मैं लटकाया। उनको ये नहीं मालूम कि मास्क कहाँ और कैसे लगाना है, क्या भूमिका है? नहीं गलत है ये, मतलब इसको तो ऐसे बोलने नहीं चाहिए। मास्क तो लगाना ही है, इसमें 90% 95% मास्क से मतलब अपना वायरस को रोक सकते हैं। साथ साथ में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग ऐसा है कि 2 फीट है, 4 फीट है, इससे दूर रहेंगे। लॉजिक क्या है? हम 2 फीट दूर, 2 मीटर दूर से अच्छा है। वायरस का मूवमेंट है वो उतना दूर तक जा सकता है। अच्छा। इसलिए इसका लॉजिक है कि मतलब उतना दूर, जैसे अगर किसी ने खांसा छींका तो ड्रॉपलेट उतनी दूर तक जा सकता है, 6 फुट तक, इसलिए दूरी बनाए रखते हैं। बिल्कुल सही। इतनी दूरी जो बनाए रखते हैं तो फिर वो वायरस हवा में भी है, तो क्या वो फिर जमीन में बैठ जाता है, हवा में? बिल्कुल बैठ सकता है। वो तो भाई उड़ के जा सकती है, कहीं पे चिपक सकता है। हमने हाथ, जैसे अपन कहीं पे किसी यहीं बैठे हैं, जैसे यहाँ पे कोई मतलब वायरस सरफेस पे बैठा है, तो अपन ने हाथ छुआ तो उसका मतलब हमारे पास आ गया। वो हमने नाक पे छुआ, किसी को पकड़ लिया, तो उससे वायरस फैल सकती है। इसीलिए हमेशा सैनिटाइज करना जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है और ये डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। ये तीन तो मतलब अपने को सावधानी बरतना ही पड़ेगा। मास्क का प्रॉपर उपयोग जरूरी है, नाक और मुंह ढके रहने चाहिए, कम से कम आपकी 2 गज की दूरी हो और हम बार-बार हाथों को सैनिटाइज बिल्कुल करें। मैं एक बात और सब बोलना चाहूंगा कि नाक में मैं हमेशा देखता हूँ मैक्सिमम लोग ऐसा करके नाक को खोल कर रखते हैं। तो नाक को हमेशा ये चीज तो कभी करना ही नहीं है। करना है तो आप ऐसे ही पहनिए, एक बार में डायरेक्ट पहने पूरा। ये तो चेहरे पे जो धूल लगी है वो मास्क में चिपक के और अंदर चली जाएगी ना। बिल्कुल, ये काम कभी नहीं करना चाहिए। नाक को पूरा ढक के रखना चाहिए, मुंह को ढक के रखना चाहिए और बाकायदा सैनिटाइज और ये डिस्टेंस, ये 3 मेंटेन तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद चौथा पॉइंट आप बताऊं कि वैक्सीनेशन इज इम्पॉर्टेंट। वैक्सीनेशन यदि कि फास्ट अपने कंट्री में हो जाएगी, अपने स्टेट में हो जाएगी, शायद अपने जो मृत्यु दर है, हालांकि हमको इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन मृत्यु होने की गुंजाइश कम रहेगी। इसलिए वैक्सीनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने कहा था हाथों को बार बार सैनिटाइज करना, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि हम सैनिटाइजर लेके चलते हैं तो आग पकड़ सकता है, विस्फोट हो सकता है। क्या सैनिटाइजर हमेशा रखना है या साबुन से भी हाथ धो सकते हैं? जनता जानना चाहिए। सैनिटाइजर तो ठीक है सर, लेकिन हाथ पे मतलब साबुन से हाथ धोगे तो भी वही काम करेगा जितना सैनिटाइजर का काम करेगा। इसलिए बेहतर है कि आप हाथ भी धो सकते हैं। ऐसा कोई भी ये नहीं है कि कोई गांव में है सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है तो अपना काम ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। हाथ से धो सकते हैं, मतलब साबुन से धो सकते हैं। और वैसे भी सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है कि जितना अधिक से अधिक घर में रह सके उतना लोगों को घर में रहना चाहिए। कम से कम निकलें जब बहुत ज्यादा जरूरी हो, जब तक ये महामारी पे हम पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर लेते। और ऐसा भी कंसल्टेंट लोगों का कहना है कि अगर घर से बाहर जाना पड़े तो आप अधिक से अधिक पूरी बाहों के कपड़े पहने, और जब आप घर से बाहर आते हैं तो अपने जो जूते चप्पल बाहर उतार दें और बाहर हाथ धो के या सैनिटाइज करके और तुरंत अपने बाहर के कपड़ों जिनमें डस्ट लगी है, क्योंकि डस्ट में वायरस हो सकता है, उनको उतार दें। उसके बाद घर में प्रवेश करें। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर विष्णुदत्त आपने। मैं बहुत आभारी हूँ आज हमारे बीच में जो भी अतिथि पधारे हैं और ख्यातिनाम चिकित्सक विशेषज्ञ हैं और ख्यातिनाम समाज सेवी हैं, जिन्होंने इसे गंभीर परिचर्चा में हमारा साथ दिया, पार्टिसिपेट किया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके प्रसारण के बाद तीसरी लहर को रोकने में हम कामयाब जरूर होंगे। हम होंगे कामयाब एक दिन, बशर्ते कि जो भी आज हमारी परिचर्चा में जो भी निष्कर्ष निकले हैं उसका आप गंभीरता से पालन करें। यानी आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सैनिटाइज करें बार बार हाथों को, मास्क का सही तरीके से उपयोग करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं, तभी हम कोरोना की तीसरी लहर पर और कोरोना पर विजय पा सकेंगे। नमस्कार।